टॉपिक डालो गॉस लॉ। GAUSS। GAUSS गॉस लॉ। देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is proportional to the total electric charge is proportional to the total electric charge enclosed within the surface. Enclosed within the surface मतलब कि क्या कहा इसने गॉस लॉ ने? इसने कहा कि आप टोटल फ्लक्स जो निकालते हो ना फाई, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए। बोला था अपन ने ये पहले ही। तो इसने बोला कि यार ये तो ठीक है, आप इससे कैलकुलेट कर लो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप ये कैलकुलेट करे बिना भी डायरेक्ट बता सकते हो। दैट इज अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर इनसाइड क्यू चार्ज है, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, और फिलहाल मैं नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है, एयर के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख, सिंपल। मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि एक स्फेयर रखा हुआ है, इस स्फेयर के अंदर क्यू चार्ज है, आप सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, फाइनल आंसर आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं कि अब इस स्फेयर का रेडियस डबल कर दे, 4 गुना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिख रहा है यहाँ पर कहीं पे? आप निकालोगे यही आएगा। स्फेयर की जगह मैं क्यूब रख दूँ, शेप से भी फर्क नहीं पड़ रहा। एक इरेगुलर सरफेस रख दूँ, से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आंसर आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसकी बहुत सारी कंडीशन, ठीक है, कि कब कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते, ये सारी कंडीशन अपन एक एक मतलब लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। ये स्फेयर वाला मतलब वो लिख दो, आई वाला। ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखो। अब इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाना, काफ़ी पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट वाइज नीचे लिखते जाना वन बाय वन। पहला लिखो, द नेट फ्लक्स, तभी लिखते जाओ, भी पता चलेगा कहानी लिखो। द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस through the surface is proportional to the net number of lines leaving the surface। अच्छा, अब ये लीविंग द सरफेस क्या मतलब है इसका? लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लीविंग द सरफेस का मतलब हो सकता है कि कुछ फील्ड लाइंस आ भी रही हो, कुछ जा भी रही हो, ठीक है।
तो दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा अपन को। तो नेट अपन को देखना है कितने लीव कर रहे हैं, ठीक है। लिखो इसी में, इफ मोर लाइन्स आर लिविंग देन एंटरिंग, मतलब लिविंग वाले ज्यादा हो और एंटर वाले कम हो, द नेट फ्लक्स इज पॉजिटिव देन एंटरिंग, एंटर करने वाले से ज्यादा लीव करने वाले हो, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, नेट फ्लक्स इज पॉजिटिव। एक बात बताओ, कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, स्फीयर रखा हुआ है, कॉमन सेंस, फिलहाल गॉस लॉ को छोड़ो, कॉमन सेंस लगाओ। ये एक सरफेस है, यहाँ से 10 लाइनें बाहर जा रही हैं, ठीक है, 10 लाइनें बाहर, और 8 लाइनें इसके अंदर आ रही हैं। ज़्यादा बाहर कितनी गई है, 10, अंदर एंटर कितनी हुई है, 8। मतलब ओवरऑल ज़्यादा कौन है, 2 लाइन्स हैं जो बाहर जा रही हैं। मतलब इसमें से मुझे क्या दिख रहा है, इस बॉडी से 2 लाइन्स बाहर जाते हुए दिख रही है। और बाहर फील्ड लाइन्स कब जाती है, अंदर कैसा चार्ज रखा हो, पॉजिटिव। यानी कि इसकी टोटल कहानी क्या थी, कि अंदर 10Q का पॉजिटिव चार्ज रखा था और 8Q का माइनस चार्ज रखा। ओवरऑल कहानी यही थी ना, क्योंकि माइनस की वजह से 8 फील्ड लाइन्स आ रही थी, ठीक है, और पॉजिटिव की वजह से 10 बाहर जा रही थी। ओवरऑल चार्ज कितना बचा, 2 पॉजिटिव बचा। आप बोलो। उसकी बात अभी मत करो, आगे चले, धीरे धीरे आगे बढ़े। अरे अभी मल्टीपल स्फीयर की बात करूंगा, अभी इनको नहीं पता है ना वो चीज। हाँ, ये 2 चार्ज तभी तो हुए, 2 चार्जेस रखे ना मैंने। क्या, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, 2 चार्जेस रखे, पॉजिटिव है। नहीं, आउटसाइड में मैंने कुछ नहीं रखा अभी, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ नो, इफ, नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ आया। अगर बनाना चाहो तो इसमें डायग्राम हल्का सा बना के अपना दिमाग में रख लो ये चीज़, इस वाले में, ठीक है, कि अपन ने एक्चुअली में क्या कहा है। समझते वक्त दिक्कत आएगी ना फिर, नेक्स्ट टाइम जब समझ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ नो नेट फ्लक्स, if no net flux passes through any closed surface, E may not be zero, E मतलब electric field intensity, through any closed surface, if no net flux passes through any closed surface, E, that is electric field intensity, capital E, E may not be zero, but the flux of E vector, E के ऊपर वेक्टर लगा देना, must be zero। मतलब क्या कहानी कह रहा हूँ, सोचो एक बार, सोच के देखो, कहीं पढ़ा है ये पहले, पढ़ो स्टेटमेंट।
देखो जैसे कोई सरफेस है, जैसे इसी की बात करता हूँ, इसी सरफेस में दोनों चार्जेस, एक प्लस की होता है और एक माइनस की। तो ऐसा पॉसिबल था ना कि एक तरफ से फील्ड आ रही है और एक तरफ से जा रही हो। तो ये तो पॉसिबल है कि फील्ड लाइंस तो है, एक साइड फील्ड लाइंस है, दूसरे साइड माइनस में, पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल वेक्टर सम उसका कितना है? जीरो। तो वेक्टर सम जीरो होने का मतलब ये नहीं कि फील्ड लाइंस नहीं है, फील्ड लाइंस तो पॉसिबल हो सकती है ना? दोनों चार्जेस पॉसिबल है, फील्ड लाइंस पॉसिबल हो सकती है, लेकिन उनका नेट यानी वेक्टर सम जीरो पॉसिबल है। ठीक है, तो यही चीज वापस बना लो, प्लस क्यू माइनस क्यू करके। फील्ड लाइंस तो पॉसिबल है, लेकिन नेट कितना है? ई नेट, या फिर वेक्टर सम उसका कितना है? क्या या आ गया? फिर बनाना हो तो डायग्राम बना, किस चीज? एक प्लस क्यू रख दो, एक माइनस क्यू। क्या बेटा समझ? अच्छा, अगर आपके पास एग्जाम में मतलब कोई भी पूछता है या कोई भी पूछ ले, कैन यू डिराइव गॉस लॉ? यू कैन नॉट। एक रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों इसको जो डेरिवेशन है ना गॉस लॉ का, ये डेरिवेशन आता है कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल्स, ठीक है, एंड वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो आपको दोनों चीज़ें नहीं आती, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है भी। इसका डेरिवेशन मैंने शायद लास्ट क्लास में बोला भी था कि एमएससी में आता है, आप लोगों के नहीं आता। बट हाँ, अगर आपको मान लो कि अगर ये क्वेश्चन इन केस आ जाए, तो कल मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था कि स्फेयर वाला, बस वो छाप देना, ठीक है। वो नहीं समझ आया तो पूछ लो, वापस करवा दूंगा। सबको आ गया था समझ में स्फेयर वाला? बस वो निकाल के रख देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन गॉस लॉ E vector is the net field due to all charges present inside and outside the Gaussian surface. Inside and outside the Gaussian surface. Gaussian, Gaussian बोलो Gaussian, ये सब अलग अलग हिसाब से बोल के नाम, सब अलग अलग हिसाब से बोल। कोई गॉसियन है, कोई गाउसियन है, ठीक है। शायद क्या गाज लॉ ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ बालक। हाँ बेटा, कॉस थीटा, क्योंकि ए और ई के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री बन रहा था ना, और कॉस जीरो कितना होता है? 1। मैंने कहा था रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। थीटा जीरो हो रहा था ना, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सेंटर से पास होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, इस वजह से थीटा हर केस में। कौन सा पॉइंट लिखवाया था? देखो गॉसियन सरफेस का जरूरी नहीं कि हमेशा कैसा हो, क्या नाम से, स्फेयर हो या रेगुलर सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस भी हो सकता है। पॉसिबल है कि सरफेस ऐसा अजीब सा हो, ठीक है। गॉसियन सरफेस होगा कैसा? 3D सरफेस होना। इसके अंदर जो चार्ज रखे हुए हैं, मान लेते हैं एक रखा है Q2 माइनस का Q3, और एक चार्ज रखा है बाहर। तो अब अगर मैं इसके लिए बोलूँ कि गॉस लॉ मुझे लगाना है और मुझे क्या फाइंड करना है? नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या निकलेगा? क्या फॉर्मूला बोला इसने? टोटल इनसाइड चार्ज, साइड कितना चार्ज दिख रहा है इसमें, एग्जैक्टली ध्यान रखना, साइन के हिसाब से लगाना है यहाँ पर, है ना। तो देखो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या आ गया? नेट फ्लक्स आ गया।
तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों जो इस बॉडी से फ्लक्स निकल रहा है वो कौन से चार्जेस की वजह से निकल रहा है? नहीं, यहाँ एक गलती कर, यहाँ पर देखो रीजन क्या है कि बच्चों फ्लक्स तो टोटल चारों की वजह से है ना, ये तो उसने इसका कैलकुलेशन बताया है। ओवरऑल आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इनसाइड वाले की वजह से फील्ड मिलेगा, आउटसाइड वाले की वजह से जीरो हो जाएगा। समझो कैसे, ये भी तो अपनी फील्ड लाइन से यहाँ से क्रॉस करवा रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ, इस पॉइंट पर देखूँ यहाँ पर, इनकी वजह से फील्ड लाइन से इधर निकल रही होगी, माइनस वाले की वजह से इधर आ रही होगी मान लिया, लेकिन बच्चे ये वाला भी तो अपनी फील्ड लाइन क्रॉस करवा, और ओवरऑल ये इधर से पास करवाएगा फिर इधर से भी पास करवाएगा, तो ओवरऑल इसका वेक्टर सम क्या हो जा रहा था, जीरो। आउटसाइड वाले की वजह से कल अपन ने किया तो था, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, बाहर रखा था अपन ने चार्ज, तो क्या हो जा रहा था उसका सम, जीरो हो जा रहा था। इसकी वजह से जीरो तो होगा, लेकिन क्या ये फील्ड लाइंस पास नहीं करवा रहा, क्या पास तो करवा रहा है। अब पड़ोस पॉइंट को मैंने क्या लिख पाया, इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट कवर किया अपन, ठीक है ना। फील्ड लाइंस किसकी वजह से पास हो रही है, इनसाइड वाले की वजह से भी और आउटसाइड वाले की वजह से भी, लेकिन कैलकुलेशन में क्या आया अपने पास, ओनली चार्ज इनसाइड। ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे इस पॉइंट पे फील्ड किसकी वजह से क्रिएट, चारों चार्जेस, ठीक है, सॉरी फ्लक्स किसकी, चारों चार्जेस की, ठीक है। नेट फ्लक्स आएगा कितना, तो कोई आएगा, ओनली इनसाइड चार्ज। क्लियर हुआ, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये बना लो, आप लोगों को ये शेप अच्छी नहीं लग रही तो स्क्वायर बना लो। हाँ बालक, कौन से वाले में बच्चे, एंगल वाला, एंगल पे रखा था वो, तो बच्चे वो फील्ड लाइंस वहां पर फिर एक पंगा है वो, फिर कहानी थोड़ी देर रुक जाओ, इसमें आगे बताऊंगा। थीटा पे भी वेरी होता है, जो गॉस लॉ होता है ना, यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती है, जैसे कि टोटल चार्ज रखते हैं ना अपन, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे ही रख सकते हो आप, कहीं और रख के सॉल्व नहीं कर सकते। फिर इसकी कंडीशन होती है थीटा हर जगह से अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होना चाहिए, वहाँ पर थीटा इक्वल नहीं था सबके लिए, ठीक है ना। तो वो कुछ हाँ हाँ, वो कंडीशन वहीं पे आ जाके आएगी, ठीक है। अगर वो थीटा वेरी करेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला सब समझ में नहीं, देखो फील्ड, कोई भी चार्ज प्रेजेंट होगा क्या वो फील्ड जनरेट करेगा, कॉमन सेंस की बात जानते हो, तो क्या ये Q4 चार्ज है इसके साथ भेदभाव क्यों, ये तो बोला कि फील्ड तो सारे जनरेट, लेकिन नेट फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, इनसाइड की वजह से, ये बात समझ, ठीक है। नेट, क्योंकि बच्चे ये जो बाहर वाला था ये कल कल डिटेल में बता, अब इस पॉइंट को डिटेल में समझा के मानूंगा, अगर बीच में रोका तो मैं दांत तोड़ दूँ, ठीक है। एक्स एक्सेस, वाई एक्स, कौन सा ऑब्जेक्ट रखूँ, क्यूब रख दे, चलो लो, समृद्धि का डाउट, समृद्धि, सस्ता वाला सिलेंडर है, सस्ता वाला सिलेंडर है, देख लेना क्या। मान लिया फील्ड लाइंस इधर से पास हो रही है ऐसे, कल यही किया था। अच्छा फील्ड लाइंस कब पास होती है, मैंने क्या बोला था, मतलब डेफिनेटली एक चार्ज छुपा के रखा हुआ है जो आपको बता नहीं रहा, यानी कि Q4 ही तो था, यही था। तो अगर मैं फील्ड लाइन ना बना के बोलूँ यहाँ पर एक Q4 चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से नेट फ्लक्स इसमें कितना आएगा, कल कैलकुलेट किया तो था, जीरो आ रहा था, आ रहा था, मतलब आउटसाइड रखे हुए, हाँ आउटसाइड रखे हुए सरफेस की वजह से क्या टोटल फील्ड जीरो आ रहा था,
फ्लक्स जीरो आ रहा था, आ रहा था। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस सरफेस पे कितना फ्लक्स आ रहा था, नहीं आ रहा था। सरफेस पे फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा था, नेट फ्लक्स जीरो आ रहा था। ठीक है, क्योंकि जितना इनसाइड जा रहा था उतना ही आउटसाइड निकल रहा था। यही तो बात अपन ने आज पहले पॉइंट में कही है कि टोटल अपन काउंट करते हैं ना, कितना इनसाइड आ रहा है और कितना आउटसाइड जा रहा है। खत्म कहानी। ठीक है, पक्का। तुम उठा खा रहे हो बैठ के। मेरे पैर में आपके हाथों से बड़े नाखून दूं? मैंने बहुतों के नाखून खाने की आदत छोड़ खोलकर। ऐसे खाते रहते हैं, कुतरते रहते हैं नाखून। तो मैं उनको बस यही बोलता हूँ, मेरे पैर में आपके हाथों से बड़े नाखून दूं। फिर उनको बार बार यही याद आता है, फिर खाते नहीं है। अच्छा, ये पता है आपको, ये नील्स खाना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सबसे याद रखना, मेरे पैर में बहुत। अगली बार से मैं जब भी कट करूंगा मैं आपको दे जाऊंगा। हमेशा खाते वक्त याद रखना। क्लियर हुआ अब ये वाला, या अभी भी नहीं हुआ, ये बताओ। पक्का हो गया ना? और यही अगर इसके अंदर चार्ज रख देता तो क्या नेट जीरो होता, नेट फ्लक्स नहीं होता। तो यही बात तो इसने भी कही, बाहर की वजह से फ्लक्स और अंदर की वजह से फ्लक्स। एक्चुअली में गॉस ने तो आपको फॉर्मूला दिया ना कि आप पूरा सॉल्व मत करो। एक्चुअली में फ्लक्स का फॉर्मूला तो ई डॉट डी ए, फ्लक्स का रियल फॉर्मूला तो ई डॉट डी ए ही है। इसने डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करके दे दिया कि इतना ही आएगा। क्लियर हुआ? ये तो कैलकुलेशन की। डन। नेक्स्ट पॉइंट, छाप लिया, ये डायग्राम बना लिया ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट, लग गया नाखून। नो नेट फ्लक्स, नो नेट फ्लक्स is contributed by the charges present outside the Gaussian surface because number of lines coming equal to the number of line leaving। ये उसी पॉइंट को, पिछले वाले पॉइंट को घुमा के बोला है। मतलब कि ये वाला डायग्राम, सिलेंडर वाला, कि बाहर जो भी चार्ज रखा है उसकी वजह से जितने फील्ड लाइंस उस बॉडी में अंदर इनसाइड आ रहे हैं, तो नहीं बाहर भी तो जा रहे हैं। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाने वाला है उसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से। तो बाहर वाला इस वजह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। ठीक है, बट अगर एक सरफेस की बात पूछी जाए तो वहां पर तो फील्ड लाइंस बना रहा है ना वो। ठीक है, डन। इसका अगला पॉइंट भी इसको घुमा के बोला हुआ है, लिख लो। द नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूटेड only by the charges inside the Gaussian surface। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट दो पॉइंट बचे। हाँ,
ठीक है लास्ट पॉइंट, तुम बैठ गए तीनों खास दोस्त साथ में। हर्ष, समझ रहा हूँ बेटा मैं। क्यों मेरे मुंह से बुलवा के ही मानना चाहते हो? मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी। अभी बैठ जाओ। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना इस पॉइंट, नोट करो। इफ वी if we change the configuration by displacing the charge inside the Gaussian surface, the electric field at any point may change, leaving the net flux passing through the Gaussian surface unchanged. The electric field at any point may change, leaving the net flux passing through the Gaussian surface unchanged. ठीक है, इसमें दो पॉइंट अंडरलाइन करो। एक तो इनसाइड जो शुरू में लिखवाया मैंने, और एक लास्ट वाला वर्ड अनचेंज। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये? पॉइंट रीड करो, क्या कहने की कोशिश, ये भी समझ। बताओ। ठीक है, करेक्ट। देखो दो कंडीशंस, एक बार तो मैंने क्या किया, चार्ज को यहाँ पर, तो आपको ये पता है कि यहाँ सब चारों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस साइड ही इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लेके आ जाए, ठीक है, मैंने क्या किया, इस चार्ज को उठा के यहाँ मूव कहाँ हो रहा है, गाउसियन सरफेस के साइड ही मूवमेंट। तो इसकी वजह से ये बताओ कि पहले लेट अस सपोज इस वाली कंडीशन में 10 लाइंस पास हो रही, क्या अब यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ से ज़्यादा हो जाएगी? ठीक है, तो यानी यहाँ पर फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएगी इस सरफेस पे, यस और नो? पहले प्रोड्यूस भी, ठीक है। तो देखो, टोटल देखो किसी सरफेस पे किसी पॉइंट पे अगर आप चेक करो तो फील्ड बढ़ गई या कम, लेकिन नेट जितना था उतना, मतलब कि आप 1 मिनट चार्ज है, तो टोटल फील्ड लाइन 100 निकल रही है, तो चार्ज चाहे यहाँ पर रखो चाहे कि बॉडी से तो 100 ही निकलेगी, ठीक है, किसी एक सरफेस से कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यही इस पॉइंट में अपन ने समझा।
किसी सरफेस पे हो सकता है फील्ड कम हो जाए, किसी सरफेस पे ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि टोटल चेंज हो जाए। नेट उतना ही रहने वाला है, तो नेट इज अनचेंज। क्लियर हुआ? ड्रॉ करना हो तो बना लो, 2 पार्ट में बना लेना। पहला सिलेंडर, पहले मैं 4 दिखा दो निकलते हुए दोनों। अलग एक्चुअली में वो क्या होगा कि तुम ऐसे समझो, एक बॉल है, ये बॉल नहीं है, एक बल्ब है, ठीक है, लाइट रेज निकल रही है। तो बताओ पहले यहाँ पर जो लाइट रे थी, वो लाइट रे पास हो रही थी, पास हो रही थी। दूसरी बार में मैंने क्या किया, इस लाइट रे को इधर रख दिया, बल्ब को इधर। अब ज़्यादा तो इस तरफ पास होगी ना, समझ में आया? इधर की तरफ कम हो जाएगी तो पास होना। तुम ये समझो ना कि यार फ्लैश लाइट ही है, मैं तुमको यहाँ से दिखाऊंगा इफेक्ट और तुम्हारे आँख के पास लेकर, ज़्यादा रेज आपके आँख कब जा रही है, जब आपके नियर साथ भी हो गया। तो इसलिए सरफेस पे ज़्यादा या कम तो हो गया, लेकिन क्या फ्लैश लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर थी या वहाँ पर थी, कम ज़्यादा थी क्या? तो उतनी, तब भी और अभी भी। क्लियर हुआ? आप तो यहाँ पर आप क्या दिखा दोगे, यहाँ 8 तो कर दो। ये सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ, वैसे तो आपसे ऊपर है। क्या वाली का अभी भी नहीं आया समझ? पक्का ना? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट अ फॉर्मेलिटी एंड जस्ट अ फॉर्मेलिटी। फिजिक्स वालों की दिक्कत होती है, कमज़ोर होती है, मेरी बहुत कमज़ोर है। लेकिन उन्हें और सब्जेक्ट्स पे कमांड है। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैंने ऑप्शनल फिजिक्स को, ज्योग्राफी बहुत अच्छी होती है। बाकी सबसे बुरा जो होगा उनके साथ वो इंग्लिश, इंग्लिश बहुत बुरा होगा। और जैसे सब्जेक्ट वाइज क्या होता है, टीचर्स का नेचर भी होता है। आप लोगों ने कभी नोटिस कि मैथ्स के टीचर, अब यहाँ के हिसाब से मत वैसे सोच, आपने स्कूलों में जो देखा होगा उस हिसाब से, मैथ्स के टीचर आपको हमेशा जल्लाद टाइप के दिखे, जनरली खड़ूस जल्लाद टाइप, मारने पीट जनरली मिलते हैं। फिजिक्स वाले अपने आप में खोए खोए से मिलते, वो अचानक से पढ़ाते पढ़ाते खो जाएंगे, क्या कर रहा था पता नहीं। और सबसे जो शांत मिलेंगे ना, केमिस्ट्री वाले, सर होमवर्क करके नहीं आया, हाँ कोई बात नहीं, कल कर लेना। केमिस्ट्री वाले ज़्यादा हेडेक नहीं लेते, क्योंकि सच बताऊं, आप लोग जो इंडिया में केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम लोग, वो केमिस्ट्री ना के बराबर है। जैसे फिजिक्स में आप सब कुछ फिर पढ़ते हो ना, फिजिक्स 11th क्लास में नोटिस किया, कहीं से भी कुछ भी कैसे भी घुमा के बना सकते हैं। फिजिक्स में कुछ भी सिलेबस, केमिस्ट्री में। और जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, एजुकेशन कल्चर थोड़ा सा अलग है, और ये गलत हुई कि हम लोग रटने पे फोकस। आपने पीरियोडिक टेबल याद है कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन, किसका रेडियस ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जबकि रियलिटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी नहीं। नहीं, उसका नहीं, गलती गलती उसमें नहीं है, कमी उसकी ये है कि जैसे मैं ये मानता हूँ कि पेपर अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मेरे हाथ में हो बनाना, तो मैं कुछ अलग सिस्टम बनाऊँ। जैसे कि पहली चीज़, केमिस्ट्री के लिए तो डेटा बुक होना चाहिए, पेपर देते वक्त आपको एक बुक प्रोवाइड करनी चाहिए।
सारे डेटा अवेलेबल, ठीक है, कि इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी, या फिर और भी चीज़, ये +2 चार्ज, ये +-3, क्यों जानना है, मतलब रीज़न समझना ये अच्छी चीज़, बट आप ये बताओ ना कि उसको याद क्यों करना है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, फिजिक्स में अगर मेरे अकॉर्डिंग पेपर बने तो मैं पैटर्न कुछ और रखूँगा, नहीं नहीं, मेरा पैटर्न बिल्कुल आराम से होगा, स्मूथ पैटर्न। पता है क्या होगा, जैसे मैं सीधे सीधे बोलूँगा कि नहीं, क्वेश्चंस दूंगा ही नहीं, मेरे पेपर में पता है क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, नहीं ये तो मेरा खुद का है, कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन, ये मेरा खुद का है, कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, और 5 नंबर का क्वेश्चन दूंगा। अब इसमें क्या होगा, आपके मार्क्स बनेंगे, आप कैसा क्वेश्चन डिजाइन करते हो, इसका क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी, कि आप कैसा क्वेश्चन डिजाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है। अनफेयर पता है क्या होगा, वो क्वेश्चन रट के जाएगा, लेकिन बच्चे उस क्वेश्चन को रटने के लिए, तब मेरे पे डिपेंड करता है ना, मान लो 5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन क्या डिजाइन कर लेगा, एक बॉल को छत पे गिराया और नीचे आने में क्या टाइम लगेगा, ठीक है, अब उस क्वेश्चन को मैं एक, अब वो मेरे हाथ में, तो अनफेयर यहाँ पर हो जाएगा कि उसने कितना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इस चीज पर मार्क्स मिलने, नहीं फिर अब ये क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता पता है, जैसे अगर 5 नंबर वाले में एक छोटा सा ही क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया भी है, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, और वो बॉल एक फिक्स हाइट पे 2 टाइम पे होगी, एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे आते टाइम, तो टाइम डिफरेंस तुम्हें पहले से गिवन है, फाइंड द इनिशियल। अब ये क्वेश्चन, एक मिनट, तो हम लोग डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, एक इंजन कंपोनेंट्स, क्रैंक शाफ्ट, और तो उसमें हमें वो बुक दी जाती थी कि आप किस तरीके से तो ये चीज़ें अच्छी भी, इतना डेटा कौन रटेगा और क्यों रटेगा, और रट के फ़ायदा क्या है, काम आएगी, इंजन डिज़ाइन करना है तब काम आएगी, रियल में काम आएगी, लेकिन मुझे उस वक्त तो डेटा चार्ट सामने अवेलेबल भी तो मिल सकता है कि पिस्टन की साइज़ मुझे 1.5 टाइम्स ऑफ क्रैंक शाफ्ट रखना है, ये डेटा में, अब गूगल देखो, इंडस्ट्री में जब काम करोगे तब बार बार आप गूगल, इंडस्ट्री में काम इस हिसाब से नहीं, इंडस्ट्री में काम आपने है वो सिर्फ, अच्छा ये पता है इंजीनियरिंग के कितने ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेज, इसमें एक ब्रांच है जिसका नाम सी, इकलौते इंजीनियरिंग के पीछे यस लगा हुआ है, साइंस, दैट इज नॉट इंजीनियरिंग, हाँ, कंप्यूटर साइंस इज नॉट एन इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग बोलना ही गलत है, इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग है, ये सब इंजीनियरिंग में आता है, कंप्यूटर साइंस इज नॉट इंजीनियरिंग, कोड से खेल, ये इंजीनियरिंग, तो बस उसको इंजीनियरिंग में पढ़ा दिया जाता है, तुम दोनों अपने आप में मस्त, क्या कहते हैं बच्चे, वो इंजीनियरिंग बोल देते हैं वर्ड, लेकिन वो गलत है, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको बोल सकते, वो डेवलपर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, CS वालों ने खुद को खुश करने के लिए पूरा नाम CSE तक रख, दैट इज ओके, उन्होंने रख लिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, दैट इज नॉट इंजीनियर, अगर इसी को मैं इंजीनियरिंग तब बोलता जब वो एक हार्ड डिस्क या मदरबोर्ड डिजाइन, तब मैं उसको इंजीनियरिंग,
लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक। डिफिकल्ट देखो ये अपने आपके लिए वैसे मुझसे अगर पूछो ज़्यादा डिफिकल्ट बीएससी इंजीनियरिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। रीज़न ये क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है ज़्यादा प्रैक्टिकल, आपके जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और प्रैक्टिकल्स तो बहुत, आप जानते हो आईआईटीज़ में जैसे कि मैं आपको बताऊं एक मेटलर्जी टेस्ट होती है, मेटलर्जी की टेस्टिंग होती है। वो मेटलर्जी टेस्टिंग के लिए जो मशीन आती है वो कॉस्ट है आपको 70,000 की प्राइस। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है कि आपको एक मेटल दिया, तब एक एलिमेंट टेस्टिंग कर मेटल के, तो उस मेटल की टेस्टिंग के कॉल आपको कॉल पे आपको सब फॉइलिंग चढ़ा, और इस एक बार फॉइलिंग करने की 35,000 एक बार एक्सपेरिमेंट, फिर इस पे रेज डाल के और अब आप ये सोच आपको ये इतनी बार भी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट आपके लिए खर्च उठाती, और ये प्राइवेट कॉलेज में कर लोगे, वो मशीन ही नहीं लाएंगे, वो कभी मशीन ही नहीं लाएंगे 2 करोड़ की, पॉसिबल ही नहीं 2 करोड़ की मशीन। ये तो भूल रहा 35,000 पर टेस्ट देंगे, इतने बड़े बॉल पे 35,000, अब तो बहुत प्राइस हो गया। ये टोटल एक्सपेरिमेंट कॉस्ट बता रहा हूँ आपको 35,000 था। तो बच्चे उस टाइम गोल्ड की प्राइस जो थी ना 35,000 गोल्ड की प्राइस थी 10 ग्राम की, आज 70,000 है। हाँ तो ये मैं उस टाइम का बता रहा हूँ, और आप कितनी बार भी परफॉर्म करो आपके लिए फ्री है, लेकिन उसके अलावा भी आपको आईआईटीज में बेटा आईआईटीज में पता है आपको असली चीज़, आप क्या समझते हो आईआईटी में आप इंजीनियर, वहाँ पर ना तो आपको पढ़ाने के लिए बहुत फोर्स, कोई फोर्स, हाँ कोई फोर्स नहीं करते, मतलब ही नहीं है। असली चीज़ पता है क्या है, देखो फोर्स कहाँ होगा वो ये पता है सुसाइड में इंडिया में कौन सा कॉलेज, आईआईटी कानपुर है साइड में नंबर, पता है क्यों? आप ये रात को एक्सपेरिमेंट करके बाहर निकल रहे हो, रात से लगे हो एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू। तो आप रात को एक्सपेरिमेंट मतलब रात को लगे थे एक्सपेरिमेंट करने में, अगर आपने सुबह आप 1 बजे एक्सपेरिमेंट, दोपहर में, दोपहर में 1 बजे, और आपको नोटिस बोर्ड पे एग्जाम वो लगा हुआ मिल रहा है 4 बजे से आप लोगों का, मजाक कैसे कैसे चलते हैं आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या मजाक, ये तो पता है रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, ये मालूम है रिलेटिव ग्रेडिंग होती है आईआईटीज में, जो लगभग लाइब्रेरी का मैं अगर आपको बताऊँ 7-7 लाइब्रेरी, 7 फ्लोर, बुक अगर कोई ढूंढना है ना आपको तो बाहर कंप्यूटर हिसाब से आप बुक दो, आपको भनक लग गई यार ये पर आ रहा है ना, ठीक है, अब आप जाओगे फटाफट भाग के, पहले आपको खबर, बाकी वहाँ पर जितने सबको जाके किसी, रीज़न पता है क्या है, अब अगला जब उसको ढूंढने आएगा ना तो 7 फ्लोर में कहाँ ढूंढेगा, क्यों किया ऐसा, रिलेटिव ग्रेड, तो वहाँ पर रिलेटिव ग्रेड, अगर मान लो कि 10 में से 2.5 आए, बाकी के उस 2.5 वाले के प्लस मिलेगा, बाकी के हिसाब से ग्रेड कराओ। हाँ तो वहाँ पर रिलेटिव ग्रेडिंग ही, नॉर्मलाइजेशन जैसे आप लोगों के वहाँ पर और इसके अलावा बहुत सी चीज़, एक्टिविटीज़, वहाँ पर एक्टिविटी, आपको पता है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने क्या होता है ना, 5-5 एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने, ये आप जाके प्राइवेट कॉलेज से 2 लाख रुपए में निपटा देंगे सब। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का हाल होता है। तो इनफैक्ट जो पढ़ाई होती है ना 12th क्लास से पहले पहले जितना खराब लगभग गवर्नमेंट स्कूल, वही गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके डिपार्टमेंट के एचओडी
ज़्यादातर बाहर के बहुत सारे प्रोफेसर लोग आपसे फिर, हाँ ये रेसिज्म काम बहुत चलता है, रेसिज्म वो उनके माइंड सेट है। देखो काला और गोरा मुझे ये चीज़, और ये हमारे भारत की देन भी नहीं, सच बताऊं ये भारत की देन, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने भगवान का नाम ही कृष्ण रखा है, कृष्ण काला ही होता है, ये भारत की देन है, और हम लोगों का नेचुरल कलर ही है। अरे यहाँ पर फेयर एंड लव, हाँ अरे वैसे तो शाहरुख खान का भी था फेयर एंड हैंड, इन लोगों को पकड़ा जाता है। बता दो मुझे कौन लगाता है। तो मार्केट ऐसे कैप्चर किया जाता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा मार्केट का रियल मतलब होता है गंजे को कंगी बेच, गंजे को कंगी बेच, रियल मीनिंग ऑफ द मार्केट। हाँ तो यही तो होता है, आप सोचो मार्केट में कैसे कैसे इन लोगों ने एंट्री करी। सबसे पहले फेयर एंड लवली एडवर्टाइजमेंट क्या किया कि अगर आप फेयर हो तो आपको जॉब यूं ही मिले, ये रखा एडवर्टाइजमेंट, शुरुआत आपके दिमाग में 10 साल तक ये। उसके बाद फिर उन्होंने नई स्ट्रेटेजी निकाली, लड़कियों की क्रीम क्यों लगाते हो, लड़कों की क्रीम लगाओ, अलग अलग हो गई क्रीम। ठीक है, तो हो रहा है धीरे धीरे कंघी बेचना। जैसे और बताऊं आप लोगों को, जीन्स का फटे होने का रूल मैंने शायद एक बार डिस्कस किया था आप लोगों से, तो जीन्स फटी हुई तो चल रही है, मैं तो फटी हुई जीन्स, गरीबों की जीन्स, शुरुआत उसकी कैसे की थी मार्केट में, जैसे आज आ रही है, अगर इसको मार्केट में पहले निकाल दिया होता, धीरे धीरे शुरू किया तो पॉइजन देना। कैसे, शुरू में पहले उसमें हल्के से स्क्रैचेस लगा, फाड़ा नहीं, फिर दूसरी बार उसको क्या किया, फाड़ के उसके ऊपर दूसरा वो लगा दिया कपड़ा, ठीक है, दूसरा कपड़ा चिपकाया, फिर धीरे धीरे उस कपड़े को घिस दिया, कपड़े को थोड़ा सा रब निकला हुआ और वो धागे निकले, फिर उसके बाद वो कपड़ा ही हटा दिया। अब आपके सिर्फ घुटने पे एक जगह सिर्फ पटी हुई थी, और अब क्या हाल है, अब पहुंच लो कहाँ तक पहुंच गए। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि उसकी सिलाई कहाँ पर है, पूरी लाइन से फटी हुई है। तो ये कल्चर को आपके दिमाग में डाला जाता है, क्योंकि आप सोचो ऐसा क्यों किया जाता है, सोचो भारत का असली दुश्मन कौन है, अगर आप सोचो दिमाग लगाओ, भारत के असली दुश्मन कौन है, ब्रिटिश। उन लोगों ने हम लोग की बैंड बजाई है सब ज्यादा, लेकिन आज भी हम लोग विरोध किसका करते हैं, पाकिस्तान और चाइना, ब्रिटिश का क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर किसी का कल्चर आपने अडॉप्ट कर लिया ना तो आप उसका विरोध नहीं, और ब्रिटिश इस चीज, अब ये चीज हम लोगों ने उनका कल्चर अडॉप्ट करना शुरू, आज हम ब्रिटेन का विरोध, किसी के मुंह सुना आज तक ब्रिटेन, कभी रैली निकली जिनका, कभी निकली, कभी नहीं निकली। तो ये जो रेसिज्म, ये सारी की सारी ब्रिटेन, और इन लोगों ने दो पॉइजन लोगों, और आपको पता है रेसिज्म सिर्फ अगर हम लोग अब के टाइम में, आज के टाइम में इंडियंस के साथ सिर्फ क्या ब्रिटिश करते हैं, अमेरिका में, में होता है, और तो और सुनो, अफ्रीका में भी, हाँ हाँ, अफ्रीका में होता है, और सुनो क्या नाम से, साउथ कोरिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेसिज्म होता है, ताइवान में रेसिज्म होता है, ये स्थिति है। गवर्नमेंट क्या, किसको कभी नहीं समझ, हम लोग जवाब देते हैं अपने आप को हाथ पैर जोड़, आज ताइवान रेसिज्म कर रहा है, कल को भारत से हेल्प मांगनी, चाइना ने उसको आएगा हाथ पैर जोड़ कर। तो बच्चे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आप क्या समझते हो कि अगर हमारे पीएम, मान लो मोदी अगर विदेश में जाते हैं और का सम्मान, क्या मोदी जी का सम्मान हो रहा है, पूरे देश का सम्मान, प्रधानमंत्री हो हमारे, वो हम सबको लीड कर रहे हैं वो, तो वो सम्मान एक देश के लिए होता है, अगर कल की डेट में वो पीएम ना रहे और उसके बाद अमेरिका जाए तो, और वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि भारत इकोनॉमी, सबको पता है कि भारत बहुत
चलो वापस इस पे आ जाऊं, फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट लिखवाऊं, लास्ट पॉइंट लिख लो। एनी चार्ज in configuration of the charges outside the Gaussian surface, outside the Gaussian may change, may change, सिर्फ E लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मत लगाना, may change E at a point but net flux remains same। ठीक है, एक्चुअली में देखो बाहर एक चार्ज रखा हुआ है सिलेंडर के, ठीक है, वो चार्ज दूर रखा था, पहले हम पास लेके आ गए, फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगी सिलेंडर पे, लेकिन नेट उसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जितनी फील्ड लाइंस उसकी वजह से एंटर करी थी उतनी बाहर चलेगी, ठीक है, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। अब गॉस लॉ लगाने के लिए कुछ चीज, सबसे पहले देखो वैसे गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल, बट आप लोग हर जगह नहीं लगा सकते, आप लोगों के लिए, और ऐसा क्यों? वापस वही सॉलिड एंगल्स, वॉल्यूमेट्रिक, तो आप लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हो? आप लगा सकते हो तब जब कोई भी चार्ज बॉडी के सेंटर पे रखो, ठीक है, पहली बात 3D ऑब्जेक्ट पे लगाओगे, दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे रखा हो तो लगाओगे, ये बात क्लियर है? तो अब अगर मैं बात करूं आपसे एक स्फेयर वाला क्वेश्चन, 4-5 बारी हुआ ये क्वेश्चन, एक बार और, आपके लिए फिलहाल यही है। दूसरा क्लोज सरफेस का, वैसे मैंने कहा ना कि हर जगह लग सकते, लेकिन आप लोग नहीं, ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर चार्ज क्या रखा हुआ है, Q1 Q2, इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, फटाफट फटाफट नोट, कितना होगा टोटल फ्लक्स, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? हाँ तो मैंने बोला ना कई, अब क्वेश्चन के आउटसाइड वाले को लेने की अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी तो, अभी तो बस डायरेक्ट थोड़ी पहले दिन ही सीखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा एक चीज, गॉसियन सरफेस जो बार बार वर्ड, गॉसियन एंड इज अ इमेजिनरी, ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस, नाम इसलिए है क्योंकि अभी आपको समझ, यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, एक हेमिस्फेयर है, एक चार्ज क्यू रखा, तो इस चार्ज क्यू नेट फ्लक्स कितना, ये बिल्कुल यहाँ पर जो ये हेमिस्फेयर का सेंटर होगा ना, हेमिस्फेयर वहां पर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर लिख दिया तो गलत है, समझो क्यों, क्या ये इस बॉडी के सेंटर में है, नहीं है तो नहीं रख सकते, तो हम बॉडी के सेंटर, मैंने बोला सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर का सेंटर कहाँ पर,
उसके सर्कल के टॉप के बीचों बीच होगा, सर्कल का सेंटर। तो देखो क्या होगा, इसको एक काम करो ना, पूरा सरफेस मान लो। अगर ये पूरा स्फेयर होता तो अब बताओ क्या चार्ज सेंटर पे रखा है चार्ज सेंटर पे? और अगर चार्ज सेंटर पे तो इसकी वजह से कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी इस पूरे स्फेयर की वजह से कितना हो रहा था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है? तो एक बात बताओ, ऊपर वाला स्फेयर छोड़ो, नीचे वाले आधे पार्ट में कितना, आधा हो रहा होगा उसका, आधा ऊपर जा रहा होगा आधा नीचे जा रहा होगा, तो नीचे वाले पार्ट में कितना बचा, मानोगे तुम? मान जाओ कितना बचेगा, सिर्फ आधे पे कितना बचेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? आधा। पक्का समझ आया? तो हम गॉसियन सरफेस क्या कर सकते हैं, के ऊपर इमेजनरी तो था, अगर ये पूरा होता तो हम कितना, आधा हुआ तो 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉस लॉ को चिपकाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये क्यूब है मेरे पास, और इस क्यूब की सारी साइड लेंथ क्या मान लो, इस सेंटर पे रखा है चार्ज क्यू, ठीक है, इस सेंटर पे चार्ज, नोट कर रहे हो क्या पहले आप लोग? पहले छाप लो फिर क्या, चले आगे? तो आपसे क्वेश्चन, इसके टॉप सरफेस कितना फ्लक्स, देखो पहले तो ये देख लो कि टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा, वो एप्सिलॉन नॉट, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल फ्लक्स जा रहा होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या पूछा, टॉप से कितना जा रहा होगा, टोटल कितने सरफेस से जा रहे हैं, 6 सरफेस से, एक सरफेस से 1/6, तो मतलब कि अगर मैं सिर्फ टॉप वाले सरफेस के लिए बोलूँ तो कितना होगा, 6 एप्सिलॉन। हाल अभी रेगुलर और इरेगुलर आप नहीं कर, अभी नहीं कर, कैसे पता, एमएससी अभी रिसेंट, हाँ एमएससी पढ़ा है, पढ़ चुका हूँ, पढ़ा है, मैंने बीटेक करी है, और अभी मैं, हाँ वो मैं कभी करूँगा, वो कभी कर कभी नहीं, तुम लोग अफवाह उड़ाते हो। चलो, अरे फालतू की बातें हैं, अफवाहों पे ध्यान मत दो, अफवाहों पे बात ध्यान मत दो बिल्कुल। चलो आगे चलो, ये सब अफवाहें, आगे चले। मैंने कब बताया, मैंने तो आईटी रुड़की की बताता हूँ, बॉम्बे की बताता हूँ। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। अच्छा अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा घटिया बनाते हैं, टेस्टी वाला बनाओ, एक्चुअली बनाओ क्या अच्छी वाला,
ये एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर बोर्ड पे ऐसे रखा, मैं तो बना नहीं सकता, ऐसा बना हुआ। इस स्क्वायर की साइड लेंथ है ए, और इस स्क्वायर के सेंटर, जैसे सेंटर है स्क्वायर का, इसके टॉप से a/2 डिस्टेंस एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, इससे कितनी हाइट पे, a/2 हाइट पे कितना चार्ज रखा है। तो बताओ इस सरफेस स्क्वायर से कितना फ्लक्स। 2D ऑब्जेक्ट 2D पे नहीं लगता मान लिया, लेकिन गॉसियन सरफेस तो अज्यूम कर, उसके लिए कौन रोकेगा। और क्या इसके ऊपर मैं अगर पूरे चारों साइड बिल्ड कर दूं तो एक क्यूब नहीं बन जाएगा ये। और ध्यान दो तो उस क्यूब के सेंटर पे तो चार्ज क्यू रखा है। तो ये बताओ इकलौते सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। अभी तो निकला था Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट खत्म। तो इस सरफेस से कितना क्रॉस कर रहा होगा, Q/6 समझ आया। अब एक HC वर्मा कहीं पे भी, अब इसका रीजन भी बता दूं क्यों, क्या कि इकलौते और HC वर्मा सब कॉपी करते, सबकी कॉपी करी हुई है, इकलौते ऑथर है जिनकी बुक फॉरेन में भी पढ़ी जाती है, HC वर्मा। और अगर सच में मैं ये चीज़ बताता हूँ कि अगर कभी जिंदगी करनी हो तो बिना HC वर्मा पढ़े कभी मत। फिजिक्स सीख, पढ़ना हो अलग चीज़, करना सॉल्व करना रियल फिजिक्स। और अगर रियल फिजिक्स सिखाने बैठो, रियल फिजिक्स जो होती है ना, बहुत गजब की चीज़। जैसे मैंने कभी कभार थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी जरूरत होती है, बट रियल यही टॉपिक्स अगर आप फिजिक्स पढ़ने के हिसाब से मत, और क्या है। वो बुक ऐसी है कि फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करो उन बच्चों के, ठीक है। और धीरे धीरे लास्ट तक जब पहुंचो फाइनाइट तक कंसेप्ट, ऐसी बुक। लेकिन हाँ उस बुक तरीका पढ़ने का कि पहले लाइन सब कुछ भी समझ नहीं आया। कभी देखे उनके लेक्चर से, उनको कभी पढ़ाते हुए देख, और वो है कौन ये भी पता है, मतलब कौन, अब तो रिटायर्ड हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट IIT कानपुर। और जब सोचो वहां का पेपर आता था, बच्चों की हालत खराब हो जाती, वहां नहीं कर, ऐसा गंदा पेपर आता। आप IIT का पेपर 2013 नहीं, बात मैंने इसलिए तो कहा फिजिक्स वाले खोए खोए रहते हैं, ऐसे उल्टी साइन करते रहते हैं वो, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। क्या बीटेक कंप्लीट, और 2017 ये क्वेश्चन लिख लो पहले, इसका सिंगेज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख लो। क्या हो गया, क्या हो गया बाला, क्या हो गया, क्या हो गया, बैठ के उसको जब एक आध बार लेके मैं निकला था, जैसे आप सुहानी मेरे घर के पास ही रहते हो ना, आपने शायद देखी भी होगी चलाते हुए। नहीं, अगर अगर इसने एक्चुअली में नहीं देखी हो अलग चीज़ है, कहीं नहीं ध्यान दिया होगा, बाकी वैसे तो आप किधर रहते हो एग्जैक्टली। हाँ
कब से रहते हो वहाँ पर? साल हो गए? तो मतलब घर वहाँ कॉर्नर वाला मकान आप? नहीं तो उस तरफ नहीं चला, इस तरफ चलाई थी। और जब चलाता था गाड़ी, गाड़ी के लिए आप, मैं वीडियोस फोटोज कभी अगर दिखाऊं, भीड़ जमा होती, अलग दिखती थी, मतलब कि लोग सोचते थे क्या चीज़ है। मैं थोड़ा सा, वैसे मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाया ना किसी को, तुम लोगों को दिखा रखा होगा शायद, तुम लोगों को भी नहीं दिखाया मैंने, फेसबुक पे दिखाई थी ना मैंने, मेरे फेसबुक पे है, वीडियो डला हुआ है। तो वो एक बार सिटी में चलाई थी, जहाँ पर मैंने उसको बनाया था ना, पुलिस वाले आ गए थे वहाँ पर बताने के लिए, भीड़ जमा हो गई थी बैंक, सब वीडियोस बना, क्योंकि वो गाड़ी ऐसी है कि बड़े व्हील्स थे, दो बहुत बड़े व्हील्स के बीच में गाड़ी सस्ता, अलग कंसेप्ट। और जैसे कि आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है ना, तो अगर मान लो कोई बाइक किसी कार से टकराती, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उसके कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में और जंप करके जाएगा कहीं। मैंने वहाँ पर कंसेप्ट बस इतना लगाया था कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एनर्जी, और बॉडी अंदर ही रोटेट करने लग जाए, एक्सीडेंट तो होगा लेकिन अंदर बैठे हुए ड्राइवर को, वो अंदर ही गाड़ी के अंदर रोटेट, रोटेशनल एनर्जी उस कंसेप्ट पे थी। उसके टायर मुझसे बड़े हैं। हाँ, अरे मुझसे बड़े हैं। चलो मैं किसी दिन डाल दूंगा। बनाए थे खुद, पहले सोचा था मैंने, वो टायर उस साइज़ के मिल रहे थे ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करने पे, और एक टायर पड़ रहा था मेरे को 2,40,000 का, एक पहिया एक्चुअली में, टायर तो नहीं, पहिया। तो फिर मैंने सोचा मेरी गाड़ी का कॉस्ट तो इतना है नहीं, 1,40,000 लगे थे मेरे को बनाने में, इतना महंगा सोचो, दो टायर में तो कॉस्ट। तो फिर मैंने उसको रेलिंग के पाइप से बेंडिंग मशीन बनाया था, जो रेलिंग की पाइप्स होती है ना, तो बेंडिंग मशीन में बेंड करके बनाया था। और उसमें चीज़ें जो लगाई थी, पुरानी टोयोटा की सीट, तो वो लगाई, सीट बेल्ट दो लगाए हुए थे उस। और बेटा इंजीनियरिंग एक्चुअली में जब करते हो ना, अब तो चीज़ें पता चलती है। एक टूटी एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी मिली मेरे को, वो वाली क्या नाम, लाइसेंस लेने में लपड़ा था, लाइसेंसिंग का। तो फिर मैंने बैटरी वाली गाड़ी बनाई, बैटरी से ऑपरेटेड। तो उसके लिए मैंने एक, जो बाइक आती थी पहले, तो वो एक्सीडेंट हुई, उसका मोटर उठा लाया। हाँ, तो उसका व्हील उठा लाया, सब चीज़ों को फिर जोड़ जोड़ के जोड़, लास्ट में करना क्या था, पेंट कर दिया, खत्म। तो पता चलता है, नाम टॉप सीक्रेट। कार नहीं थी, बोल सकते हो कार तुम। मैंने वो एक्चुअली में कंसेप्ट थी, वो उसमें मेन चीज़ मेरा कंसेप्ट था, वो ये चीज़ नहीं, फिलहाल सड़क पर दौड़ाने के लिए वो एक कंसेप्ट था कि इसका काम कर सकते, और उस कंसेप्ट पे फिर आगे काम भी, अभी बात उसकी। एक क्वेश्चन लिखो मेरे पास है, चलो क्वेश्चन लिखो। ये वाला तो करवा दिया ना मैंने। अ चार्ज क्यू, अ चार्ज क्यू, ये क्वेश्चन के लिए पूरे 2 मिनट दूंगा। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ कॉर्नर, एट वन कॉर्नर बोल, एट अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, कैलकुलेट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू बॉटम ऑफ द क्यूब। मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ।
केमिस्ट्री में एक चैप्टर आप लोगों के हट गया ना, सॉलिड स्टेट चैप्टर। वो चैप्टर अगर आता रहता ना तुम लोग, यहाँ पर चार्ज क्यू है, और इस बॉटम वाले सरफेस पे जो क्यू रखा है ना सरफेस, इस सरफेस पे आप लोगों को फ्लक्स के चार्ज देखो पहले कहाँ, क्या यहाँ पर वो कहानी है ही नहीं। मैंने इसका मूवमेंट सेंटर पे रखने के लिए मैंने थाउजेंड। चलो एक आंसर आया मेरे पास, Q/12 एप्सिलॉन नॉट। और कोई? हाँ हाँ करो करो। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोग को पहला सजेशन, इसको शांत दिमाग, बात मत, क्वेश्चन मत, खुद के दिमाग से सोचने की कोशिश। देखो ये चार्ज जो रखा हुआ है ना क्यूब, ये सिर्फ इसका पार्ट थोड़ी बन सकता है। तो आपसे सोचो, क्योंकि अगर इसको सेंटर में तुम्हें लाना है तो एक बड़ा वाला क्यूब बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, Q/12। ठीक है, 3 बच्चों का ये आंसर आ गया। और कोई? एक बच्चे का आंसर है Q/24। और देखो, चलो यहाँ से एक बच्चा गया। और कोई? चलो मैं ऑप्शन ही दे, Q/12 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/48 एप्सिलॉन नॉट, और Q/96 एप्सिलॉन नॉट। आराम से, मैंने 2 मिनट दिए ना, आराम से करो। अभी अभी सबके नाम लिखूंगा मैं ऑप्शन, आराम से सोच ऑप्शन। क्या? 4 में? ठीक, कर लो, कैसे कर सकते हो। बस रखो अपना आंसर, रखो अपने पास। क्यों भाई? ठीक है, अभी अभी सबका आंसर चेक करेंगे, अब सबसे पूछूंगा अभी, ए के साथ कितने लोग, बी के साथ कितने लोग, फिर बात करेंगे। अच्छा हो तो रहा है, कोई ऐसा बच्चा थोड़ी जिसको आ ही नहीं रहा होगा क्वेश्चन। आ तो सबको रहा है। क्या करना है? आराम से सोचो और ट्राई करो। 24 वाले के साथ, और फिर बता। मैं कह रहा हूँ ना बालकों, डिस्कशन मत करो, खुद सोचो। हर्षन विहान बालकों, डिस्कशन मत, एग्जाम में वरना किसके साथ डिस्कशन। खुद विजुअलाइज करने, अपनी एनर्जी कब सही। अभी पूछूंगा आंसर, अभी मत बताओ मुझे आंसर, मैं पूछूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्टी। हाँ, ऑप्शन ई भी रखो, नन ऑफ दीज। अगर किसी को लगता हो कि इसके अलावा भी आंसर आ सकता है तो नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन और रखते हैं। एक काम करता हूँ, इसमें ऑप्शन हटा के नन ऑफ दीज दे, एक ऑप्शन हटा दिया मैंने, नन ऑफ दीज। चलो देखते हैं। अब तो भाई वो कर दिया मैंने, केबीसी वाला वो
चलो हो गया सबसे ये क्वेश्चन, कोई बचा तो नहीं है, सबने ट्राई कर लिया, मतलब ट्राई ही करना था, सबने एटलीस्ट ट्राई कर लिया ना। ये थोड़ी कि किसी को और टाइम चाहिए, करना हो तो और ले लो, कोई दिक्कत, और टाइम चाहिए लगता है तो ले लो, ले लो 2 मिनट ले लो। बॉटम पे, मैं बॉटम पे, बॉटम वाले सरफेस पे। चलो फिर थोड़ा सा और क्वेश्चन टफ कर देते हैं। एक ऑप्शन ई भी दे रहा हूँ, दैट इज क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। अब मजा आएगा। चलो टाइम अप। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग? एक दो चार, चार लोग, चार ही हो ना? चलो 4 बच्चे ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी के साथ, बी के साथ कोई नहीं है। चलो ऑप्शन सी के साथ सक्षम, एक बच्चा है ऑप्शन डी के साथ, डी के साथ भी एक ही, एक बालक डी के साथ, और ऑप्शन ई के साथ 2 4 5। तुक्का। चलो 6 7, 7 बच्चे। अब वही गिनने वाला हूँ, अब नेक्स्ट काम वही करने वाला था। 11 और 2 13, कितने बच्चे हो यहाँ पर? अरे 4 2 6, 6 3 9 2 11, 11 और 3 14, 14, 14 और 3 17। बालक को 4 बच्चों के आंसर नहीं है, काउंट किया है मैंने, कर लिया, 3 किए थे। अच्छा कौन से में हो? ए में, चलो 5 बच्चे, अभी भी 3 बच्चे मिसिंग। बादल तुमने आंसर नहीं किया? तो फिर तो नन ऑफ दीज में हो गया ना तुम। चलो एक बच्चा नन ऑफ दीज में, अभी भी 2 छूट रहे हो। तौशित, तौशित और गार्गी ने दे दिया था, तौशित गार्गी ने दे दिया, तौशित और गार्गी दोनों इसके साथ में। चलो हो गया। द करेक्ट आंसर सॉल्व करने के बाद, मेरे को तो पता है आंसर, लेकिन मैं सॉल्व करने के बाद। चलो सही आंसर बताऊं वैसे इसका, ऑप्शन ई। हाँ तो ठीक है, जिसने भी ऑप्शन ई दिया है लोगों से सॉल्व करवाते हैं, है ना? अच्छा अब इसमें एक चीज बताऊं, जिसका भी ऑप्शन सी आया था वो एट लीस्ट बहुत आंसर के करीब, ठीक है। और मैं उनके लिए एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ, हाँ, उन लोगों ने, और इसमें हाँ सक्षम, मेरे को पता सक्षम है, और कोशिश की वो सही तक पहुंचे। जिनका 24 आया वो हो सकता है गलत तरीके से भी आंसर लाए हो, और हो सकता है उन्होंने सही अप्रोच, थोड़ा सा। अब देखो क्यों, एक बात बताओ, आप इस चीज को इमेजिन करो, इसको भूल जाओ, समझो आपका रूम जो है वो एक क्यूब, ठीक है, और इसके इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ। अब ये बताओ इस रूम के जस्ट और 2 रूम उसके जस्ट अगल बगल में भी जो उस कॉर्नर को शेयर कर रहे हो, और सेम इसके मिरर 4 ऊपर भी तो हो सकते हैं। मतलब 8 क्यूब तो पॉसिबल है जो एक अकेले चार्ज को शेयर कर रहा है।
तो यानी कि एक क्यूब के हिस्से में कितना चार्ज आ रहा होगा, या फिर एक एक क्यूब के, देखो आठों क्यूब मिलाकर टोटल फ्लक्स कितना होगा 8 क्यूब में, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आ रहा होगा 1/8, यानी एक क्यूब के हिस्से में तो कितना आ गया Q/8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक देखिए, अब इस अकेले क्यूब में कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, कैसे डिवाइड कर दूं, तो कितना हो गया, नहीं 6 से डिवाइड क्यों ना करें, वेरी गुड। यहाँ पर एक पंगा है, देखो क्या, कि 6 सरफेसेस में डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर से चार्ज को देखो, 3 सरफेसेस तो ऐसे हैं जो चार्ज को डायरेक्ट टच कर रहे हैं, यानी इनका एरिया वेक्टर और फ्लक्स दोनों कैसे होंगे 90 डिग्री पॉसिबल होंगे, ठीक है, कोई शेयरिंग ही नहीं, ये तीन तो फ्लक्स में पार्टिसिपेट, यानी कितने सरफेस फ्लक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ 3 कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो इधर वाला, एक नीचे वाला, और एक ये टॉप जो बाहर आ रहा है, ये 3 कर रहे हैं, बाकी 3 उसके साथ चार्ज को टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, वो तीनों तो बाहर हो गए रेस, यानी अब मुझे क्या करना है, ये टोटल फ्लक्स कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में, ये वाले से कितना कर होगा बाय 20 एप्सिलॉन, बोलो समझ आई बात। देखो अब ये बताओ कि स्टेप 1 तक कितने बच्चे पहुंच गए, हाथ उठाओ, स्टेप 1 ये वाला Q/8 एप्सिलॉन नॉट, तुम तो पहुंचे ही होगे 48 तक, यहाँ तक कितने बच्चे पहुंचे, बस इतने से, तुम लोगों ने 24 आंसर दिया कैसे, हाँ तुम्हारा तो हो ही गया था सॉल्व। तो बेटा वही तो, पीछे 4 रखोगे तब तो सिर्फ ये वाला ऊपर नीचे से सेंटर में, लेकिन ऊपर भी रखोगे तो देखो और अच्छे से समझना है ना, पूरा डायग्राम बना के समझाऊं, चलो मैं डायग्राम बना के समझा, अरे ना अब तो मैं, ना तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते कुछ, देखो अब मैं इसको सॉल्व भी करवा, अब देखो ये मैंने एक्चुअली में वो क्यूब बनाया है जो अपन को एक्चुअली में थाउजेंड, बट ये अपना छोटा वाला क्यूब कहाँ रखा था, इसमें ब्लैक मार्कर से करना सारे लाइन को मिट, बड़ा वाला क्यूब बना, रह गया साइड वाले, देखो ये चारों हो गए, ये वाले ना, और एक ये मिलेगा कलर से मिलेगा, अब हो गए सारे डिवाइड परफेक्ट,
अब अगर आप ध्यान दो तो इसमें 8 क्यूब दिख, अपना जो ओरिजिनल क्यूब था मैं उसको यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल क्यूब था अपने पास पहले वाला, वो क्यूब था मेरे पास एक्चुअली में, देखो अब ये क्यूब दिख रहा है जो डार्क हो रखा है, और यहाँ पर रखा था चार्ज अपना, ये चार्ज क्यूब। अब देखो इसके अराउंड कितने क्यूब हैं टोटल, 8 क्यूब है, मतलब इसके बाहर 7 क्यूब और हैं, यानी ये वाला क्यू चार्ज, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर से 8 कॉर्नर से, मतलब अगर पूरे का चार्ज होता बाय पूरे का फ्लक्स होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ इसका कितना होता अकेले का, 8 में डिवाइड हो रहा था, तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, बोलो यहाँ तक क्लियर। अब इस क्यूब के भी 3 सरफेसेस, ये वाले 3, रुक जाओ एक मिनट बीच में और एक पीछे वाला सरफेस जो डायरेक्ट चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है, इसको बाहर बनाऊं, ये रखा है अपना ऊपर वाला सरफेस, और यहाँ पर रखा है चार्ज क्यू, तो बालक देखो इसका वेक्टर कैसा मिलेगा मुझे, ऐसा, और फ्लक्स कैसा मिलेगा इधर की तरफ, देखो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, और जहाँ 90 मिलेगा कॉस 90, क्या इसकी वजह से कोई फ्लक्स जाने वाला है, और वैसे भी सोचो ना, चार्ज मैंने थिकनेस क्या बोला हुआ है, 0 मान के चलते, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है तो इससे क्या फ्लक्स देगा, अब बात समझ आई। लेकिन ये 3 सरफेसेस तो काम के, बचे कौन से सरफेसेस, तो बचाव फ्लक्स सिर्फ 3 सरफेसेस से पास हो रहा है, अब ये 3 सरफेसेस का डिवाइड कर दो, तो अब एक बात बताओ, नीचे वाले बॉटम मोस्ट का फ्लक्स कितना, बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3 कर दो, 1/3 मिलेगा, 8 3 सा 25 बाय 24 एप्सिलॉन, आया समझ अब। चार का कैसे बन रहा है, 8 बनेंगे, कभी नहीं 8 बन रहे हैं, आ रहे हैं, गलत कंसेप्ट से कभी मत जाओ, आंसर आ गया इसका मतलब पर आ जाएगा, हाँ बालक, 24 स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया, गलत किया है, 24 स्क्वायर नहीं होगा, एक फेस पे 4 स्क्वायर है मान लिया, अच्छा तो आपने 24 स्क्वायर मान लिया, बीच वाले आपने देखो फिर यहाँ पर किया तो आपने एक तरह से वैसे, लेकिन आप ये सोच, आप पहले से ये चीज अज्यूम करके अगर चल रहे होते कि अंदर वाले तो जो सारे इस कॉर्नर से मैच कर रहे हैं, तो अंदर वाले स्क्वायर जो होंगे वो तो सबके नहीं, तो आप बोल सकते थे कि अंदर वाले स्क्वायर पे तो फ्लक्स जाएगा ही नहीं, ठीक है, आउटसाइड सरफेस पे कितने स्क्वायर है तो 20, वो कर सकते थे, ठीक है, तो एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, हाँ नहीं एक जैसे गार्गी बोल कुछ इस समझ कि इस क्यूब के अंदर और बाहर, पहले तो बाहर देखो कितने स्क्वायर्स होंगे, एक फेस पे 4 स्क्वायर, टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 6 फेसेस, 24 स्क्वायर हो गए, उसके अलावा अंदर भी तो स्क्वायर बन रहे हो, अंदर वाले स्क्वायर के लिए एक दिमाग लगाओ, सारे इस कॉर्नर को टच कर रहे होंगे अंदर वाले स्क्वायर, और जो भी टच कर रहा है उस पर कोई फ्लक्स जाएगा, नहीं जाएगा, कहानी खत्म, तो बाहर कितने स्क्वायर है 24, तो एक पे कितना जाएगा 1/20, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यूब है 24, अब समझ आया तो तरीका ये, ठीक है, फिर बोल दो थैंक यू ऑल ऑफ यू।